ये सरकार की प्रवृत्ति क्या होगी इस प्रश्न पर। तो सरकार की प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए कनाडा के संविधान को देखा गया, जहाँ ये पाया गया कि संघीय व्यवस्था भी है, राज्यीय व्यवस्था भी है, लेकिन राज्यीय और संघीय व्यवस्था में टकराहट नहीं है। दोनों पृथक और संयुक्त रूप से कहा। पृथक और संयुक्त का रूप का मतलब है कोई टकराव नहीं है, एक दूसरे के साथ समायोजन करते हुए काम करते हैं, परंतु स्लाइट एज, थोड़ा सा वरीयता केंद्र को दी जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं अर्ध संघीय व्यवस्था, और यह अर्ध संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में विद्यमान है और ये कनाडा से ली गई थी। अब आ गई ऑस्ट्रेलिया की ओर भी देखा गया। अब बात आती है जब विधायन किया जाता है, जब राज्य में राष्ट्र यानी कि सेंट्रल, प्रांत यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर जब विधायन करते हैं तो वो विधायन करेंगे तो यदि कोई सीमा नहीं है, कोई सूचीबद्धता नहीं है, तो वो ओवरलैप होने का सिद्धांत हो, चांसेस रहते हैं कि एक विधायन की शक्ति दूसरे विधायन की शक्ति में ओवरलैप कर सकती है, अतिक्रमण कर सकती है। तो इस अतिक्रमण को बचाने के लिए ये कहा गया कि दो सूचियाँ बना दीजिए भाई, एक सूची केंद्र की हो जाए और एक राज्य की हो जाए। तो जो राज्य की सूची में उन विषयों को डाल दिया गया जिस पर कि राज्य का एक अधिकार है विधायन करने का, केंद्र की सूची में वो विषय डाल दिए गए जिसमें केंद्र को एकाधिकार है विधायन करने का। परंतु कुछ विषय ऐसे रह गए दोनोों सूचियों में जो सम्मिल नहीं थे, तो उनको एक समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसको कहते हैं कनकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची का मतलब यह है कि वह सूची जिस पर राज्य विधायिका और केंद्रीय विधायिका दोनों को अधिकार है कि वो विधायन कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि केंद्र ने समवर्ती सूची में विधायन कर दिया तो फिर राज्यों को उनको मानना होता है। परंतु जब तक किसी ने विधायन नहीं किया है तो दोनों ही को यह स्वतंत्रता होती है कि कोई भी समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर विधायन की शक्ति रखता है और वो विधायन कर सकता है। तो ये लिया गया था आपका ऑस्ट्रेलिया से। अब आती है, जैसे मैंने पीछे कहा था कि 1935 के एक्ट में भी इमरजेंसी का प्रावधान था, लेकिन उसे और संपुष्ट करने के लिए जर्मनी की ओर देखा गया और जर्मनी के संविधान में भी इमरजेंसी का प्रावधान था। उन्होंने कहा जब ऐसी अपवादग्रस्त परिस्थितियाँ आएंगी तो प्रशासन कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए इमरजेंसी प्रावधान डाला गया और वो उस प्रावधान को हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्वीकार किया गया है। ये तो रह गए पहला हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दूसरा हो गया विदेश के संविधान। अब तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण हुए, वाद विवाद हुए, चर्चा हुई, उनसे जो निष्कर्ष निकाला गया वो भी बहुत बड़े दस्तावेज हैं। तो जब कभी भी हम संविधान के विभिन्न प्रावधानों का निर्वचन करते हैं, माने इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो अतिरिक्त सहायक के रूप में पार्लियामेंट्री डिबेट्स को हम लोग उपयोग में लाते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट्री डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वहाँ ये पता लगता है कि जब किसी प्रावधान को संविधान में सम्मिलित किया गया था तो संविधान बनाने वालों की मनस्थिति क्या थी, किस उद्देश्य से उन्होंने इस प्रावधान को रखा या नहीं रखा। तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उनका भी उपयोग किया गया। और अंततः वास्तविकता तो यही है कि पार्लियामेंट्री डिबेट में ही जिस विषय पर चर्चा हुई और जिस विषय पर अनुमोदन हुआ, उन्हीं अनुमोदन के आधार पर उन प्रावधानों को अंगीकार किया गया। जहां पर उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, उन प्रावधानों को संविधान में जगह नहीं मिली। इसलिए मूलभूत, आधारभूत, या कहीं एक तरह से लिटमस टेस्ट या प्रयोगशाला, या कहेंगे कि हम छलनी, जो उसको छानने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं और ग्राह्य और अग्राह्य को अलग करने का काम करते हैं, वह पार्लियामेंट्री डिबेट ने किया। इसलिए उनका भी बहुत ही महत्व है। अब रह गई बात पूरे इस प्रकरण का, पूरी इस व्यवस्था का लाभार्थी कौन था। तो इसके लाभार्थी थे भारतीय नागरिक और उसके साथ साथ जिन लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, भारतवर्ष को स्वतंत्र देखने की एक अदम्य इच्छा लेकर के उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व लगा दिया था, तो उनकी भी इच्छाओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी था। तो वो भी स्टेक होल्डर्स थे, वो भी हितधारक थे। तो उनसे भी पूछा गया कि आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आशाएं हैं, आप कैसा भारत देखना चाहते हैं, किस प्रकार से भारत का प्रशासन देखना चाहते हैं। तो उनके द्वारा दिए गए भी इनपुट्स, जो उन्होंने भी अपनी विचार दिए, अपने जो सुझाव दिए, उनको भी भारतीय संविधान में हिस्सा प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण होता है, जिसमें कि शुरू में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन
शनैः उसमें परिवर्तन होते हुए संशोधन करते करते ये 25 भाग में बढ़ के आ गया, 12 शेड्यूल हो गए और आज की तारीख में करीब 105 के करीब संशोधन हो चुके हैं और जो 448 आपके इसके आर्टिकल्स हो गए। तो इस स्थिति में यह देखने वाली बात है कि किस प्रकार से संविधान अपने पूर्ण स्वरूप में आया और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो अब इस पूरी वार्ता को मैं समाप्त करता हूं और इस अंतिम वाक्य के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं कि अगले भाग में हम उस बात पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से लोगों के मध्य यह चर्चा चल रही है कि क्या सत्ताधीन सरकार विद्यमान संविधान को आमूल-चूल बदल देना चाहती है या इसके जो मूल गुण हैं उनको नष्ट कर देना चाहती है, या जिस उद्देश्य से यह संविधान बनाया गया है उस उद्देश्य को विफल करने के लिए कुत्सित प्रयास कर रही है संविधान को संशोधन के माध्यम से। तो इसकी चर्चा मैं आपको अगले इस वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। अब मेरे अपने भाई बहन, समवयस्क, गुरुजन और छोटे बड़े जो भी हैं जिनके लिए भी यह वीडियो उपयोगी है, सब उसका उपयोग करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।